दोस्तों, पिछले 200 दिनों से लगातार हमास और इसराइल के बीच में वॉर चल रही है और इसी सिलसिले में एक डेवलपमेंट सामने निकल के आई है कि फ़लस्तीन को मान्यता देंगे आइलैंड, नॉर्वे और स्पेन। वहाँ के प्रधानमंत्रियों ने ऑफिशियली ये घोषणा की है कहीं ना कहीं पब्लिकली। और Today, Ireland, Norway and Spain are announcing that we recognise the state of Palestine. कहीं ना कहीं पब्लिकली और 28 मई तक प्रोबेबली इनको ऑफिशियल तौर पर मान्यता दे देंगे पैलेस्टाइन को ये लोग। तो इसको लेके जो पैलेस्टाइन है वहाँ के जो स्टेट ऑफ हेड है वगैरह उन सब ने थैंक यू किया है, कहीं ना कहीं धन्यवाद दिया है इन सब कंट्रीज़ को मान्यता देने के लिए। लेकिन इसके विपरीत इसराइल जो है उसने अपनी नाराज़गी जताई है कहीं ना कहीं। इसराइल के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने इस फैसले पर अपनी नाराज़गी जताते हुए अपने जो राजदूत हैं बेसिकली आइलैंड, नॉर्वे और स्पेन में, उनको वापस बुलाने का कार्य किया है, घोषणा कर दी है उन्होंने। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इसराइल अपनी संप्रभुता को कमज़ोर नहीं होने देगा कभी भी, उसके खिलाफ वह चुप नहीं बैठेगा, लड़ाई करता रहेगा हमेशा और वक्त आने पर जवाब भी देगा। साथ में उन्होंने कहा कि स्पेन अगर फ़लस्तीन को मान्यता देता है तो यह पूरी तरीके से उचित कदम नहीं होगा कहीं ना कहीं। ये सब विदेश मंत्री ने कहा है इसराइल के। साथ ही साथ उनके विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि पैलेस्टाइन को मान्यता देना और गाज़ा जो है उसमें जो बंधकों की वापसी और युद्ध विराम की कोशिशों को नुकसान पहुंचाने जैसा है कहीं ना कहीं। उन्होंने कहा कि हम अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कुछ भी करेंगे। तो ये सब डेवलपमेंट सामने निकल के आई हैं। और साथ ही साथ इसराइल के जो विदेश मंत्री उन्होंने ये भी कह दिया कि जो आइलैंड, नॉर्वे और स्पेन जो है उन्होंने ये मान्यता दी है ना पैलेस्टाइन को, तो पैलेस्टाइन को मान्यता देना जो है ना वो आतंकवाद को पुरस्कार देने जैसा होगा। साथ में जो युद्ध विराम की बातचीत चल रही है उस पर भी असर डालेगा। जो युद्ध विराम की कोशिशें हैं उन सबको नुकसान पहुंचाने का काम करेगा। साथ ही साथ इसराइल अपने लक्ष्य के लिए कुछ भी करेगा। तो वहाँ के विदेश मंत्री ने ऐसा बयान कहीं ना कहीं आफ्टर जब अनाउंसमेंट किया गया वहाँ के प्रधानमंत्रियों के द्वारा, तब ये सब चीज़ें सामने निकल के आई। अब आप सभी को याद हो तो जो पैलेस्टाइन है एक बहुत बड़ा स्टेट हुआ करता था बहुत पहले। 1917 में जब ब्रिटेन ने पैलेस्टाइन को एज अ कंट्री के तौर पे मान्यता दी, तब वहाँ पे जो जूइश थे यानी कि यहूदी वो 6% के आसपास हुआ करते थे। लेकिन धीमे धीमे वो नंबर बढ़ता गया क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज से जूइश जो है वहाँ पे आके बसने लगे। और जो वो वाला एरिया है जहाँ पे पैलेस्टाइन और इसराइल दोनों देश हैं जो जिस लोकेशन पे हैं वहाँ पे जेरूशलम है। तो जेरूशलम आप सभी को पता है कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जीसस क्राइस्ट भी एक जूइश थे। इसके अलावा वो एक होली प्लेस है कहीं ना कहीं दुनिया में। वहाँ पे 3 धर्म जो है वहाँ तीनों धर्म एग्जिस्ट करते हैं कहीं ना कहीं। मुस्लिम कम्युनिटी की भी इम्पोर्टेंस है वहाँ के, उनके धर्म की। इसके अलावा जूइश और क्रिश्चियनिटी तीनों धर्मों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसी को लेकर आपको कहीं ना कहीं यरूशलम जो है उसके अंदर भी डिवीज़न देखने को मिलेगा ईस्ट और वेस्ट यरूशलम में। जो वेस्ट वाला हिस्सा है वो जहाँ पे इजरायली पीपल ज़्यादा रहते हैं एज़ कम्पेयर टू जो ईस्ट है वहाँ पे पैलेस्टीन पीपल ज़्यादा रहते हैं। तो वो भी सिटी कहीं ना कहीं डिवाइडेड हुई। और 1947 में आप सभी को याद होगा तो यूएन के अंदर एक प्रस्ताव आया था, पार्टीशन प्लान सामने निकल के आया था, जिसमें मान्यता देने की बात सामने आई और इसराइल और पैलेस्टाइन एक अलग अलग देश बने। और वहीं से कहीं ना कहीं जो सैन्य संघर्ष है वो दोनों देशों के बीच में लगातार बना हुआ है। जो यूएन के अंदर 1947 में पार्टीशन प्लान आया हुआ था उसके बाद ही। इसके अलावा मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं तो लगभग 140 देश इस दुनिया में हैं वो पैलेस्टाइन को एज अ कंट्री के तौर पर मान्यता देते हैं। उसमें हमारा देश भारत भी है। इवन हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो पहले प्रधानमंत्री बने पैलेस्टाइन जाने वाले। इसके अलावा भारत 1988 से कहीं ना कहीं पैलेस्टाइन को रिकॉग्निशन देता है एज अ स्टेट के तौर पर। इसके अलावा इंडिया ने 1996 और 2003 में अपनी एम्बेसीज़ भी खोली, पहले गाज़ा के अंदर, उसके बाद रामल्ला जो सिटी है पैलेस्टाइन के अंदर वहाँ पे। तो इंडिया मानता है इन सब चीज़ों को, रिकॉग्निशन देता है। ऑल्दो अभी हम थोड़े इसराइल के फेवर में ज़्यादा दिखते हैं जो करंट गवर्नमेंट है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भारत की कोई भी सरकार रही हो, चाहे पहले की चाहे अभी की, वो सब इक्वली ट्रीट करती हैं इसराइल और पैलेस्टाइन सबको। क्योंकि मिडिल ईस्ट की इंडिया की पॉलिसी ये है कि सबके साथ इक्वल ही बिहेवियर करता है इंडिया की, क्योंकि इसकी फॉरेन पॉलिसी का पार्ट है ये। साथ ही साथ अगर टॉपिक पे वापस आया जाए तो फिर आप सभी को याद हो तो 1967 में एक वॉर हुआ था इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच में। वहाँ पे इसराइल ने कई सारे हिस्सों को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करी और किए भी उसने।
वहाँ से कहीं ना कहीं इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में वॉर तेज़ी होती गई और अभी भी चली रही है उसी सिलसिले में। तो कई सारे हिस्से उसने कब्जा कर लिए और फिर मैप में थोड़ा परिवर्तन आता गया 1917 से लेके 1947, 1967 धीरे धीरे जो मैप है उसमें आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। इसराइल ऑक्यूपाइड करता गया कई सारी चीज़ें और पैलेस्टाइन के लोग हैं वो ज़मीनें खोते गए, तो ये सब चलते रहे और बमबारी होती रही, कई सारे लोगों ने अपनी जान दी। उसके बाद 1991 में क्या होता है कि मैड्रिड पीस समिट होता है, कहीं ना कहीं अमेरिका का इंटरवेंशन होता है, उसमें एक अकॉर्ड साइन किया जाता है इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में और उसके तहत एक समाधान निकाला जाता है कि मतलब 2 स्टेट सॉल्यूशन सामने निकल के आता है कि एक स्वतंत्र यानी कि आज़ाद फ़िलिस्तीन होगा, स्वतंत्र फ़िलिस्तीन राज्य की स्थापना की जाएगी, साथ ही साथ इसराइल तो एक कंट्री ऑलरेडी है ही है, तो ये 2 स्टेट सॉल्यूशन भी वहीं से कहीं ना कहीं सामने निकल के आता है। और इसके अलावा कई सारी चीज़ें हैं 2 स्टेट सॉल्यूशन में। इसके अलावा जैसे कि 140 देश तो मान्यता देते ही हैं, लेकिन इसराइल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों पे कब्जा कर रहा है लगातार, पता नहीं क्यों कर रहा है। तो ये वॉर का कारण बना हुआ है और हमास का जन्म भी कहीं ना कहीं उसी समय पर होता है और तब से ये लड़ाई बहुत तेज़ चली आ रही है। और जो 2 स्टेट सॉल्यूशन था उसका बेसिकली उद्देश्य ये था कि कहीं ना कहीं उस एरिया के अंदर शांति बनी रहे, पैलेस्टाइन एक अलग कंट्री बन जाए, इसराइल जो है वो एक अलग कंट्री के रूप में है और शांति बहाल हो सके, लेकिन ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया। साथ ही साथ पैलेस्टीन जो है वो कहीं ना कहीं परमानेंट मेंबर नहीं है यूनाइटेड नेशंस का, क्योंकि अमेरिका और कई सारे यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो इसराइल को तो मान्यता देते हैं, लेकिन पैलेस्टाइन को मान्यता नहीं देते हैं, ऐसा देश के रूप में कंसिडर नहीं करते हैं। लेकिन बाकी के जो 140 देश हैं जिनका जिक्र मैंने शुरू में किया, उसमें भारत भी है, वो सब कहीं ना कहीं मान्यता देने का काम करते हैं और भारत ने तो इवन यूएन के अंदर भी कहीं ना कहीं समर्थन किया था इसराइल जो है उसको एज अ परमानेंट मेंबर के रूप में स्थापित किया जाए यूएन के अंदर भी। तो ये सब डेवलपमेंट सामने निकल के आ रही हैं। इसको लेके इसराइल जो है वो कहीं ना कहीं उस तरीके से खुश नहीं है, ना खुश नज़र आ रहा है और इसको लेके वो यही कह रहा है कि जो शांति बहाल होने वाली है, युद्ध विराम वगैरह, इन सबको नुकसान पहुंच सकता है। तो अब आगे देखना इम्पोर्टेंट होगा कि क्या होता है, क्या ये वॉर रुकेगा क्या नहीं रुकेगा। इवन इसराइल के अंदर तेल अवीव और भी अदर सिटीज़ जो हैं वहाँ पे जमकर प्रोटेस्ट हो रहा है नेतन्याहू के अगेंस्ट में, क्योंकि कोई भी वॉर नहीं चाहता है इसराइल के अंदर भी। लेकिन वही चीज़ है कि इसराइल का पॉलिटिकल सिस्टम थोड़ा पेचीदा है। वहाँ पे 120 के हाउस में आपको 61 की मेजॉरिटी चाहिए, तो 61 की मेजॉरिटी किसी भी पार्टी को मिलती नहीं है। फिलहाल में भी वहाँ पे एक राइट विंग गवर्नमेंट है नेतन्याहू की, बीच में थोड़ी देर टाइम पहले गवर्नमेंट चेंज हुई थी, लेकिन ज़्यादातर टाइम गवर्नमेंट नेतन्याहू के राज में ही हमें नेतन्याहू ही प्राइम मिनिस्टर देखने को मिल रहा है पिछले कई सालों से, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम बहुत पेचीदा है और नेतन्याहू के खिलाफ इतना ज़्यादा विरोध हो चुका है, वहाँ पे लोग इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रेजिग्नेशन मांग रहे हैं। लेकिन थोड़े से लोगों को छोड़ दिया जाए जो सपोर्ट करते हैं, दक्षिणपंथी हर जगह होते हैं, तो इसीलिए वो चाहते हैं कि ये वॉर कंटिन्यू रहे जो नेतन्याहू की प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जिससे क्या है नेशनलिज्म की फीलिंग आए, वो दोबारा चुनाव जीतने में हेल्प हो सके। क्योंकि नेतन्याहू साफ चुनाव हारते हुए नजर आएंगे अगर चुनाव हो जाए तो। पिछले इसराइल में पहले 4-5 सालों में लगातार 3-4 बार इलेक्शन हो चुके हैं, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कोई पार्टी दे नहीं पा रही है, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम बहुत ज़्यादा पेचीदा है। तो ये भी एक वन ऑफ द रीज़न है। तो आगे देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्या वो रेजिग्नेशन देंगे क्या नहीं देंगे, क्या ये वॉर रुकेगा क्या नहीं रुकेगा, और कितने मासूम बच्चों की जान जाएगी। तो देखते हैं, उम्मीद है कि ये वॉर जल्दी बंद हो, लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं, अमेरिका से लेके यूरोप जितनी भी कंट्रीज़ हैं। तो अभी तो फ़िलहाल में यही डेवलपमेंट हुई है कि नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने मान्यता दी है। कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ सामने आ रही हैं धीमे धीमे, अब पहले नहीं देती थी, अमेरिका भी नहीं देता था जब 1991 का जो मैड्रिड पीस समिट हुआ, पर उसका धीमे धीमे आज हमें देखने को मिला है। हो सकता है आगे और भी कंट्रीज़ आके समर्थन दें, पैलेस्टाइन को एज अ कंट्री के तौर पे कंसिडर करें। तो ये इसराइल के लिए कहीं ना कहीं एक नैतिक हार सामने नज़र आ रही है। बाकी देखते हैं आगे क्या युद्ध विराम होता है क्या नहीं होता। तब तक के लिए धन्यवाद।